हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे टर्बुलेंट फ्लो और ये होगी पार्ट 2। ओके, लेक्चर नंबर 2 ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। लेक्चर 1 हमने एज ए इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, जहां पर हमने आपको जानकारी दी थी कि व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो। ये यहाँ पर इस लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे चीजों को। बहुत सारे थ्योरीज यहाँ पे आएंगे और हम पूरा एनालिसिस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो का। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा। दोनों लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देखना जरूरी है। लेक्चर 1 में हमने सब्जेक्ट को बिल्डअप करवाया है और लेक्चर 2 में आप इसको इजीली समझ सकते हो सब्जेक्ट को। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फ्रॉम वेलोसिटी प्रोफाइल इन टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा? लेमिनार फ्लो का तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपने देखा ही है, वो होता है पैराबोलिक। ओके, इस तरह का होता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है वो थोड़ा, लेमिनार फ्लो में कितना शार्प देखिए, मतलब कितना स्मूथ है, एक प्रॉपर पैराबोलिक फैशन को मेंटेन कर रही है ना। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं रहता है। टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है वो काफी फ्लैट रहती है। फ्लैट मतलब समतल। यहाँ पे देखिए, ये लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स का डिफरेंट वेलोसिटीज है और वो एक दूसरे के पैरेलल में आराम से इजीली फ्लो कर रहा है और सेंटर पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगा। ये लेमिनार फ्लो का कंडीशन था। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, सिंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, एडी फॉर्मेशन रहते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम की मतलब ट्रांसफर होती है एक दूसरे लेयर के बीच में, है ना। इसलिए जो फ्लो पैरामीटर वो कांस्टेंट नहीं रहते, जैसे कि वेलोसिटी वगैरह, ये सब, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। ओके, परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आने के बाद मतलब ये डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटीज में परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन मतलब ये कुछ इस तरह से आता है कि वो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो सारे ऑन एन एवरेज एक ही तरह के वेलोसिटी से फ्लो करते रहते हैं। ओके, तो जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, वो कुछ इस तरह से बनता है। थोड़ा सा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा। ओके, और इस तरह से एक बनता है, इस तरह का वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं फ्लैट। ओके, और ये लोगारिथमिक होता है। इसकी जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो लोगारिथमिक होगा। ओके, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो लोगारिथमिक होती है, लिमिनार फ्लो में पैराबोलिक होती है। ओके, ये बात यहां तक क्लियर है। और टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, इट इज मच मोर फ्लैटर देन laminar flow. It is because just due to energy and momentum transfer between different fluid layers. ओके, जिस कारण से वो ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन कर लेती है, एवरेज वेलोसिटी, और उसी के साथ पूरे पाइप में वो फ्लूइड फ्लो होते रहता है। और जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा मतलब विस्कोसिटी कमेगा घटेगा, विस्कोसिटी कम रहा है, विस्कोसिटी का इंपैक्ट इफेक्ट कम रहा है घट रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो और फ्लैट होते चलेगा। और फ्लैट होते चलने का मतलब क्या है, हम सब कुछ लिखवाएंगे। जो अभी समझा रहा हूँ उस चीज को आप समझिए, सुनिए, चीजों को कान में रहेगी। हम इन्हीं सब चीजों को लिखवा देंगे प्रॉपर डायग्राम बनाने के बाद। ओके, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस चीजों को समझते रहिए। तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी प्रोफाइल और फ्लैट होते चलेगी। ये मान लो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है इन पाइप, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, एट सम रेनॉल्ड्स नंबर आर इन ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 4, 10,000 समथिंग। मान लो रेनॉल्ड्स नंबर आपका बढ़ रहा है। ओके, मान लो 1 लाख हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, तो तब तो वो टर्बुलेंट फ्लो तो है ही, लेकिन आपका आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा वो थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा और फ्लैट होने का क्या मतलब है, थोड़ा और एवरेज जैसा आ जाएगा ये। ओके, इस तरह का ये आपका हायर रेनॉल्ड्स नंबर पे है, आर इक्वल टू इन ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 6 मान लो, ऐसा। समझ रहे? तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ रहा है, विस्कोसिटी इफेक्ट कम रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इट बिकम्स मोर फ्लैटर, इट बिकम्स मोर फ्लैट, है ना। ओके, इस पॉइंट को लिख लीजिए और प्रॉपर डायग्राम बना लेंगे। लिखिए वेलोसिटी प्रोफाइल, velocity profile in case of, in turbulent flow, इसलिए in turbulent flow is
much flatter than is much flatter than laminar flow, and it becomes more flat when Reynolds number increases. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब चलिए हम इसका आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि ये आपका पाइप है, ये पूरा डायग्राम बनाइए जैसा हम बना रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज द पाइप, और इस पाइप के अंदर आपका फ्लो हो रहा है, और जो फ्लो है वो हम इस तरफ मान रहे हैं लेमिनार, ओके, ताकि हम कंपेयर कर पाए जो वेलोसिटी प्रोफाइल्स है। इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे लेमिनार का, इस तरफ लेमिनार का वेलोसिटी प्रोफाइल, और इधर बनाएंगे टर्बुलेंट का। तो लेमिनार की जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी वो तो आपको पता है, वो लगभग पैराबोलिक होती है। ओके, इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल होता है लेमिनार में, पैराबोलिक। ना जब आपका टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, सो हमने आपको बोला कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज फ्लैटर। ओके, तो इस तरह का कुछ आपको वेलोसिटी प्रोफाइल देखने को मिलेगा। ये लेट सपोज इट इज एट r इक्वल टू 1। ओके, नाउ ये वेलोसिटी प्रोफाइल और फ्लैट हो जाती है जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपको बढ़ेगा। तो और फ्लैट होने का कहने का मतलब है जैसे कि ये ग्रीन वाला सेकंड प्रोफाइल जो हम बना रहे हैं, this is at r equal to 2, and here the relationship is such that Reynolds number as second case is greater than re1. Okay, so this is more flat, this green one is more flat. ओके, क्लियर है? ये चीज आपको एग्जाम में पूछता है। ओके, इससे सवाल जवाब किए जाते हैं। नाउ तो ये तो हुई वेलोसिटी प्रोफाइल की बात, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हम एक्सप्रेशंस वगैरह निकालेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि दिस नेचर इज लोगैरिथमिक। लोगैरिथमिक, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आज का, और हम ये बात करेंगे अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट, आराम से पढ़ाऊंगा। ओके, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, आप भी आराम से पढ़िए। एक बार समझ जाओगे चीजों को, तो फिर जब भी कोई बुक रीड करोगे या क्वेश्चन लगाने जाओगे, सब कुछ करवा के आपको अप टू डेट करवा देंगे, ऐसा नहीं है, आप ही को अंदर से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। तो देखो टर्बुलेंट फ्लो में जो शियर स्ट्रेस होती है वो डिफरेंट, दो कारण है इसका। एक देखो लेमिनार फ्लो में जो शियर स्ट्रेस होती थी वो विस्कोसिटी के कारण होती थी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का। ओके, लेकिन यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में इसका दो कारण है। एक तो होता है ड्यू टू द शियर स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू मींस डायनामिक विस्कोसिटी, जो कि ओके डायनामिक विस्कोसिटी। दूसरा कंपोनेंट है ड्यू टू ईडी। ओके, ड्यू टू ईडी फॉर्मेशन। टर्बुलेंट फ्लो में आपको पता है ईडी का डेवलपमेंट होता है, ईडी फॉर्मेशन, डिस्टरबेंसेस। ड्यू टू दैट disturbances, due to those disturbances there is some development of shear stresses. Okay, so that is your ED shear stress या फिर turbulent shear stress या फिर आप apparent shear stress हम ऐसे ऐसे कहते हैं, ये सारे बहुत सारे नाम है, लिखवा देंगे आपको। ओके, सो चलिए इसके बारे में अब लिखते हैं।
और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे पाइप के केस में फ्लो हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ये पाइप में हो रहा है। तो पाइप का जो एंड मतलब जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री मतलब जो वॉल होगा, ठीक है, पाइप का जो वॉल होता है, तो एट वॉल जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है ये टर्बुलेंट फ्लो में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। क्या बोल दिया मैंने कि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एट वॉल्स, ओके, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेसेस एट बाउंड्री और वॉल इज मच मोर और मच हायर देन इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। ओके, अब ये चीज क्यों हो पाएगी, ये क्यों संभव है, चलिए हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं, इस चीज को समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आगे की बात, जो कहानी है प्रॉपर डायग्राम बना के समझाऊंगा। पहले स्टेटमेंट को लिख लूं, जो स्टेटमेंट हम लिखवाना चाह रहे हैं। लिखिए, शियर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। शियर स्ट्रेस एट द बाउंड्री वॉल in case of turbulent flow is much more than in case of laminar flow this is because velocity gradient लॉजिक कहां से आ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यहाँ पे बात चल रहा है। याद है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने समझाया था आपको। दिस इज बिकॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वॉल in case of turbulent flow is higher केवल लिखने से काम नहीं बनेगा बाबू, समझना होगा इस बात को, है ना। तो समझने के लिए आप क्या करोगे, हमारी ओर देखोगे, ओके, वीडियो की ओर देखोगे। तो चलिए अब एक डायग्राम बनाते हैं पाइप का, कि लेट सपोज ये पाइप है और इसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो हो रही होगी। हम लेमिनार फ्लो का भी फोटो बनाएंगे। सो ताकि एक कंपैरिजन सा कर पाऊं। तो ये लेमिनार, ओके, तो यहाँ पे लेमिनार के केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल हम बना रहे हैं ये पैराबोलिक बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सेंटर पे जो वेलोसिटी है इट इज मैक्सिमम यू मैक्स, और यहाँ पे जो वेलोसिटीज है बाउंड्री पर 0 और इधर भी 0, ओके। दिस इज योर पाइप और इसमें ऐसे फ्लो हो रही, दिस इज पाइप एंड दिस इज योर फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। समझ जाओगे या लिखना होगा, दिस इज योर फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड यहाँ पे ये लेमिनार फ्लो का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और हमने बोला एक लॉ बोला था, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, है ना। वो जो लॉ था, जस्ट ए मिनट, वेल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस, एक कॉल आ गया था स्टूडेंट का, उठाना पड़ा। साइलेंट में था फोन, फिर भी हमने साइलेंट में जाके देखो मेरा दिमाग, साइलेंट में जाके प्रोफाइल एडिट करके उसमें हमने गाना डाल दिया था, ओके। तो साइलेंट में भी रिंग हो गया फोन। वेल ठीक है, अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक लॉ, इनके बीच में रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो शियर स्ट्रेस है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाउ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू du अपॉन dy, ओके। अब यहाँ पे y क्या है, u इज वेलोसिटी, y इज, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको असाइन करके दिखा देते हैं, हम फ्रॉम बॉटम, ओके, इन y डायरेक्शन, ओके, अगर हम मेजर करते हैं दिस डिस्टेंस इज y,
ओके। एंड किसी भी फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी तो आपको पता है ये रहता है, फिक्स्ड रहता है। ओके, सो नाउ ये क्योंकि ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होती है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये उन सब चीजों पर भी डिपेंड करती है। ओके, और टेम्परेचर पे तो खास करके कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी। तो इट इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे कुछ और भी आने वाली है जहां पे मैं कोई अलग शब्द यूज करूंगा, फ्लो प्रॉपर्टी। अभी यूज कर रहा हूं फ्लूइड प्रॉपर्टी, बाद में यूज करूंगा फ्लो प्रॉपर्टी। तो वहां पे कंफ्यूजन ना है, इसलिए मैंने डिटेल में अच्छी तरीके से समझा दिया। यहाँ पर आपको अगर इस बात को लिखनी है तो लिख लीजिए, ऐसे हम लिखवा देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम लिखवा देंगे। पहले समझो, तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये। ओके, अभी ये जो du अपन dy है यहां पर, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। ओके, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इस एक्सप्रेशन से क्या समझोगे? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ ऑफ चेंज इन डेप्थ, यही एज्यूम करेंगे, यही है इसका कहना। तो अकॉर्डिंग टू दिस, लेट्स सपोज कोई एक फ्लो लेयर है ये, ठीक है, हमको एक बाउंड्री चेक करनी है ना, एट बाउंड्री। तो एट बाउंड्री हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी कितना है? u इक्वल टू, ये लेट्स सपोज u1, तो u1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू कितना? ये भी 0, क्योंकि y का जो कोऑर्डिनेट है स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ पाइप, ये कह सकते हो यहां से। सो y इक्वल टू 0। नाउ जस्ट बाउंड्री के जस्ट ऊपर और एक फ्लो लेयर कंसीडर करेंगे, लेट्स सपोज ये मैंने कंसीडर कर लिया है ना। अब इसका यहां पर आपका ये कितना है, वेलोसिटी कितना है? तो लेट्स सपोज इट इज u2 एंड दिस y इज, लेट्स सपोज दिस इज योर y2, दिख रहा है ना? ओके, थोड़ा आंखों पे जोर डालिए, दिखेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर y2 इक्वल टू समथिंग, जो भी है इसका वैल्यू, समथिंग 1 mm मान लो, ठीक है। और ये जो u2 वेलोसिटी है, ये जो u2 वेलोसिटी हमने अभी कंसीडर किया, इसको मान लो 3 mm पर सेकेंड, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? और जो बाउंड्री शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, टाउ नॉट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, हम मतलब ये जो सेकंड लेयर ले रहे हैं, फ्लो लेयर, जस्ट बाउंड्री के बगल के ले रहे हैं, एडजेसेंट टू बाउंड्री, ज्यादा दूरी पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको जस्ट बाउंड्री पर ही निकालना है ना, इसलिए हम जस्ट एडजेसेंट टू बाउंड्री हम देख रहे हैं। तो जस्ट एडजेसेंट टू बाउंड्री आपका जो खेल होगा, तो हम बाउंड्री शियर स्ट्रेस को हम टाउ नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू म्यू, फिर du अपॉन dy मींस u2 माइनस u1 अपॉन y2 माइनस y1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू u2 इक्वल टू 3 आया था, 3 माइनस 0 बाई ओके 1 माइनस 0। ओके, तो 3 बाई 1 इंटू जो भी आपका वैल्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका टाउ नॉट निकल जाएगा, बाउंड्री शियर स्ट्रेस। यही है आपका कंसेप्ट, समझ में आया? अब देखो, अब जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, इस चीज को जरा एक बार यहाँ पे बना लें। तो यहाँ पे अब मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूँ इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो आपको पता है टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है, इट इज फ्लैटर देन, ओके, इट इज फ्लैटर देन velocity profile that we get in case of laminar flow. Okay, so ये कुछ velocity profile होगी आपका turbulent flow का। Okay, this is some velocity profile of turbulent flow. Now here again जो y का मेजरमेंट है, हम यहां से मेजर करेंगे बॉटम ऑफ पाइप से। ओके, ये फ्लो हो रही है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो, ये मान के चलते हैं। नाउ तो यहाँ पे अगेन अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने का कोशिश करोगे, ओके, तो जरा निकालने का कोशिश करिए। देखिए, तो ये देखो, जस्ट एट बाउंड्री y1 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 0। अभी ये u1 इक्वल टू 0 एट बाउंड्री मान के चलते हैं, क्योंकि
यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो पाइप का सरफेस का रफनेस होता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल आपको समझ में आए, ओके, उसके लिए हम जस्ट ये मान के चल रहे हैं कि u1 इज इक्वल टू 0, दैट इज मतलब वेलोसिटी एट द बाउंड्री इज इक्वल टू 0। और एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एक कंसेप्ट है आगे टर्बुलेंट फ्लो में कि एट बाउंड्री 0 नहीं होती है, बाउंड्री से कुछ ऊपर जाके 0 होती है, ओके, एक्चुअली में। सो वो कंसेप्ट भी है, ओके, और वो सरफेस रफनेस पर बेस्ड कंसेप्ट है, तो उस चीज को हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे आपको डिस्कस करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए उन सब चीजों को समझने को उन सब चीजों को समझना जरूरी नहीं है। सो अभी फिलहाल इतना मान के चलो कि u1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, जैसा लिमिनार फ्लो में था वैसा ही टर्बुलेंट फ्लो में है एट बाउंड्री। अब जैसे ही बाउंड्री से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे ताकि हम जस्ट एडजेसेंट फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी वगैरह कंसीडर कर पाए, तो लेट्स सपोज कि मैंने सम डिस्टेंस y2 ऊपर चला गया, ओके, और यहाँ पे एक मेरा एडजेसेंट फ्लूइड लेयर मैंने कंसीडर किया, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया। अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट फ्लूइड लेयर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, लेट्स सपोज दिस वेलोसिटी इज u2, और ये u2 देखो, अभी लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इनको कंपेयर करिए एट बाउंड्री, तो देखिए एट बाउंड्री इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो जैसे आपने y2 ऊपर गए तो वेलोसिटी आपको u2 3 mm पर सेकंड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम वेलोसिटी प्रोफाइल इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ से ऑब्वियसली देखने से ही पता चल रहा है कि u2 जो होगा इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो काफी ज्यादा होगा, वो 3 mm क्या, वो उससे काफी ज्यादा होगा, वो हो सकता है 10 mm पर सेकंड तक हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो हो रही है तो वहां पे डिफरेंट फ्लो लेयर्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, जिस कारण से एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर होती है, और जितने भी फ्लो पैरामीटर्स है पूरे ओवरऑल फ्लूइड फ्लो डेप्थ में सभी एक जैसा बिहेव करने लगते हैं, और एक मतलब कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज वैल्यू लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये मान के हम चल रहे हैं, so, ऐसा ऐसा बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा है। सो u2 इक्वल टू इतना तक हो सकता है, 10 mm पर सेकंड तक हो सकता है, ओके। तो अभी यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के केस में अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने का कोशिश करोगे तो देखो लिमिनार फ्लो के केस में कितना आया था, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट इक्वल टू आया था ये म्यू इनटू 3 आया था, समथिंग 3/1। अभी यहाँ पे कितना आएगा, टाउ नॉट इक्वल टू अगर निकालने की कोशिश करोगे तो म्यू इनटू ये y2 इक्वल टू लेट्स सपोज इट इज 2, ओके, ये सॉरी ये सेम ले लो 1 mm ले लो, 2 क्यों लोगे, नहीं तो कम, ओके, y2 इज आल्सो 1 mm, तो ये अब ये क्या आ जाएगा म्यू इनटू 10/1, तो देखिए कितना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली म्यू तो कांस्टेंट होगा उस फ्लूइड का, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आपका कांस्टेंट होगा ना उस फ्लूइड का, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है। तो आपका बाउंड्री शियर स्ट्रेस टाउ नॉट किस केस में ज्यादा आता है, लिमिनार के केस में, टर्बुलेंट के केस में? ऑब्वियसली टर्बुलेंट के केस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा बाउंड्री शियर स्ट्रेस, क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होता है बाउंड्री इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एज कंपेयर टू लिमिनार फ्लो, है ना। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, इसका जो लॉजिक है, बेसिक लॉजिक यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मींस du अपॉन dy, इसे क्या कहता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, okay, this is velocity gradient. So this velocity gradient, let's suppose du upon dy in case of laminar flow at boundary is lesser than du upon dy in case of turbulent flow at boundary, जिस कारण से according to Newton's law of viscosity, okay, यहाँ पे according to Newton's law of viscosity, ठीक है, इसको आप कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखिएगा। सो टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। सो टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे ये क्या है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी,
देखिए हम जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को समझ पाए डिटेल में, बच्चों जैसा तोड़ तोड़ के सब कुछ, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मेरे को आंसर करना है। ओके, सो हमने जिस तरह से समझा था अपने पढ़ाई के टाइम पे बचपन में, हम सेम उसी तरह से, ओके, और जो भी ऐड कर पाए उसमें, जो भी नए कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो होप कि आपको ये कंटेंट अंडरस्टैंड हो रही होगी। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, ओके, अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, सो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर 7008420353 पर मैसेज करिए जो डाउट है, या आपको कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो। ओके, सो हम वहां पे रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कॉल करेंगे फिर, ठीक है। सो चलिए, हाँ, तो हम कहाँ थे, तो म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी होती है। इनका यूनिट वगैरह ध्यान रखिएगा, पास्कल सेकंड वगैरह, ओके, वो सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसका फिर मींस इस फॉर्म में मास 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 लेंथ टाइम फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी ध्यान रखिएगा, ओके, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर पाए। इन सब चीजों को हमने डायमेंशन एनालिसिस में समझाया था। ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में। कभी कभी तो ईएस और गेट जैसे एग्जाम में भी फंडामेंटल डायमेंशंस वगैरह को पूछ लिया जाता है, किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी के, ओके, फिजिकल क्वांटिटी या फिर काइनेमेटिक जो भी है, ज्योमेट्रिक, ये सारे सब कुछ हमने डायमेंशन एनालिसिस में समझा रखा है, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हो। वेल, चलिए हम टॉपिक से भटक रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे ये कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू। तो आपको यहाँ से एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो कांस्टेंट एक तरह से, तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है यहाँ पे टाउ का इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी ग्रेडिएंट du upon dy लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जब एट बाउंड्री, आपने अभी देखा लॉजिक, जब एट बाउंड्री इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ग्रेडिएंट du upon dy बाउंड्री ज्यादा है एज कंपेयर टू लिमिनार फ्लो, ओके, ज्यादा है एज कंपेयर टू लिमिनार फ्लो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बाउंड्री शियर स्ट्रेस होगा इन टर्बुलेंट फ्लो इट विल बी मच हायर एट देन लिमिनार फ्लो, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ अब चलिए, सो लिखिए कुछ कुछ बातें लिखिए रिलेटेड टू दिस शियर स्ट्रेस। देखिए पॉइंट 1, टोटल शियर स्ट्रेस, जस्ट ए मिनट, लिखिए टोटल शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो consist of viscous shear stress and the turbulent shear stress। समझ में आया, ओके। क्या कह रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो टोटल शियर स्ट्रेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टोटल शियर स्ट्रेस है वो किस चीज की होती है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ viscous shear stress and turbulent shear stress। There are two type of shear stress present here, viscous shear stress and turbulent shear stress। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। viscous shear stress ये किस कारण से होती है, इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी, ओके, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। और विस्कस शियर स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, इसकी जो इफेक्ट है ये एट बाउंड्रीज, एट वॉल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है ये एक बाउंड्री या फिर एट वॉल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लो में विस्कोसिटी का इफेक्ट आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ओके। वहां पे विस्कोसिटी के कारण उतना ज्यादा फ्लो के अंदर में उतना ज्यादा शियर स्ट्रेस प्रेजेंट नहीं रहता है। एट वॉल्स उसकी इफेक्ट ज्यादा है, ये वहां पे डोमिनेट करता है,
एट वॉल्स, ओके, विस्कस शियर स्ट्रेस। और ये किस कारण से है? इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी, ओके। और टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इज ड्यू टू ईडी या डिस्टरबेंसेस जो डेवलप होते हैं उस कारण से, ओके। और टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस डोमिनेट्स इन फ्लो, ओके, या फिर अवे फ्रॉम वॉल, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो इसलिए जो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस है, इसमें जो एक पैरामीटर मैं बताऊंगा, ओके, इसमें मैं बताऊंगा एक अपरेंट विस्कोसिटी या फिर इडिस विस्कोसिटी के बारे में। ये जो इडिस विस्कोसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन मींस फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन जो ये है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, इट इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ओके, ये फ्लूइड के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इडिस विस्कोसिटी डिपेंड ऑन फ्लो प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन सब चीजों को हम लिखवा देंगे। तो आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, लिखिए विस्कस शियर स्ट्रेस is due to the viscosity of fluid and it is dominating near the walls, okay. Next, turbulent shear stress is due to turbulence or due to disturbances, due to disturbances and eddies, okay, या एंड नहीं, डिस्टर्बेंसेस कॉमा eddies, एंड उसके बाद लिखिए एंड dominates away from walls. So total shear stress TSS is equal to viscous shear stress मतलब VSS प्लस टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, ओके। सो ये भी TSS हो जाएगा। वेल इसको T डैश SS लिख लीजिए, ऐसे लिख लो, ओके। नाउ इसका अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें, ओके, न्यूमेरिकल फॉर्म, अभी देखो ये जो विस्कस शियर स्ट्रेस है ना, इसको आप लेमिनार शियर स्ट्रेस भी कह सकते हो, ओके, या फिर शियर स्ट्रेस ऑफ लेमिनार पार्ट, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेमिनार शियर स्ट्रेस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से कि जो शियर स्ट्रेस है टर्बुलेंट फ्लो के केस में, ये लेमिनार फ्लो के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है उसमें और कुछ ऐड होके चल रही है, उसमें और कुछ ऐड होके चल रही है। और क्या ऐड होके चल रही है? टर्बुलेंस जो है, डिस्टरबेंसेस जो है, इतने हाई वेलोसिटी पे फ्लो होने के कारण, उसके कारण एक तरह का शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, उसको ऐड करते हुए चल रही है। क्लियर है? पूछेगा एग्जाम में, ओके, तो वहां पे फिर शकल मत बनाइएगा अपना, ओके। तो ये थी बेसिक एक्सप्रेशन। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ओके, इसी एक्सप्रेशंस को कंसीडर करते हुए आगे फिर इसका मींस फॉर्मूला बनाने का कोशिश किया,
ओके, इस कंसेप्ट को यूज करके कि टोटल शियर स्ट्रेस दो पार्टों में होगा, तो इनको अलग अलग से निकालना, कैसे हमको निकालना है इसका कोशिश किया बहुत सारे लोगों ने। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट फिर एक एक करके आए इस शियर स्ट्रेस को पता लगाने के लिए। तो चलिए उन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट सब जो था, जो थ्योरीज था, उनको आप समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए, ऐसे लिखिए, हेडिंग आपका शियर स्ट्रेस ही रहेगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो, उसी के अंदर में ये सब चीजों को कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे पहला वैज्ञानिक आए उनका नाम था बोजिनेस। बोजिनेस, ओके। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके। नाउ इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो टोटल शियर स्ट्रेस है, टाउ टोटल, इसको हम कहते हैं टाउ, TAU, ठीक है, TAU, टाउ, इसको टाउ कहा जाता है शियर स्ट्रेस को। सो में भी आप सेम सिंबल को यूज करोगे, ओके। जहां भी शियर स्ट्रेस देखे आप टाउ के फॉर्म में यूज करोगे, RCC में हो चाहे स्टील में हो, हर जगह हम टाउ लिखते हैं शियर स्ट्रेसेस को, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में भी। तो ये इक्वल टू क्या, तो ये इन्होंने सेम जो कॉन्सेप्ट थी उसी कॉन्सेप्ट को उठा लिया और उन्होंने कह दिया कि इट इज लेमिनार शियर स्ट्रेस प्लस टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। तो लेमिनार शियर स्ट्रेस तो आपको पता है, या फिर विस्कस शियर स्ट्रेस आपको पता है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टाइम्स du upon dy, है ना। दिस इज योर लेमिनार कंपोनेंट। अभी इसमें ऐड करना है टर्बुलेंट कंपोनेंट। तो यहां पे एक नया पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं बोजिनेस, और वो कहते हैं इट इज नीटा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं इसे, इंटू du upon dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। अभी ये क्या है, या फिर म्यू क्या है, इट इज डायनामिक विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, ओके। सो और ये जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ओके। एंड नीटा जो है, दिस वन, दिस इज इडिस विस्कोसिटी, ओके, दिस इज ईडी विस्कोसिटी। और ये इसकी जो वैल्यू है ईडी विस्कोसिटी की, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके बारे में अभी कुछ कैलकुलेशन का कुछ किया नहीं गया है, इसका आगे बताएंगे, रुकिए, ईडी विस्कोसिटी कैसे क्या करना है इसका आगे बताएंगे। तो ये ईडी विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, it is property of flow, ओके। इसको, इसी ईडी विस्कोसिटी को आप अपरेंट विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, लिख लीजिए ये नाम, ओके। तो बोजिनेस ने यहां तक पता लगाया, फिर और ये बात भी बोजिनेस ने पता लगाया कि ये जो ईडी विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर में, ये काफी अधिक होता है एज एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। इसकी जो वैल्यू है, ओके, वैल्यू ये काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। इस कारण से हम जो लेमिनार शियर स्ट्रेस वाला जो पार्ट है या विस्कस शियर स्ट्रेस वाला जो पार्ट है टोटल शियर स्ट्रेस में से, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं पूरे के पूरे आगे के एनालिसिस में। ये बोजिनेस का कहना था, ठीक है। हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, उस चीज को हम टर्बुलेंट फ्लो में कंसीडर करेंगे ही नहीं। हम क्या कंसीडर करेंगे, केवल अपरेंट विस्कोसिटी के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, जिसे हम टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस कह रहे हैं, केवल हम उसी को कंसीडर करेंगे और उसी को एक्चुअल शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो हम बताएंगे, ठीक है।
यहां तक वॉजिनेस ने कहा, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है इडिस विस्कोसिटी की, ये वो नहीं निकाल पाए। ओके, ये वो निकाल नहीं पाए इसका वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसके बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने केवल यहां तक बता के छोड़ दिया। समझ में आया? सो इस बात को लिखिए, आगे लिखिए। इन होल एनालिसिस, इन होल एनालिसिस विस्कस शियर स्ट्रेस, ओके, और लेमिनार शियर स्ट्रेस LSS, which is equal to mu, which is equal to mu du upon dy is neglected. Therefore shear stress या फिर shear stress in case of turbulent flow, shear stress tau in turbulent, ओके, या फिर आप कह लो कि टोटल शियर स्ट्रेस TSS, ओके, इन टर्बुलेंट जो भी है, इज इक्वल टू इडिस विस्कोसिटी या फिर अपरेंट विस्कोसिटी टाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। यहां तक वॉजिनेस ने कहा, बट इसके आगे उन्होंने नीटा का जो वैल्यू होगा या फिर काइनेमेटिक, सॉरी क्या नाम था, ईडी विस्कोसिटी का जो वैल्यू होगा या अपरेंट विस्कोसिटी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो दिस रिमेन अनडिटरमाइंड। क्लियर है? ठीक है, तो ये अनडिटरमाइंड रह गया। तो फिर अब क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर कोई नए वैज्ञानिक आ गए, फिर अलग एक थ्योरी अपना लेके आ गए वो। ओके, अब वो जो साइंटिस्ट थे वो थे रेनॉल्ड्स। इसके बाद जो थ्योरी आए शियर स्ट्रेस को लेके, क्योंकि यहाँ पे अब कंफ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे अब एक माहौल बन गया कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में शियर स्ट्रेस क्या होगा निकालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना फिर विचार देना शुरू किया। तो उनमें पहले जो लोग थे वो थे वॉजिनेस, फिर आए रेनॉल्ड्स, उसके बाद फिर कौन आएंगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर एक छोटी सी बात और एक रह गई है, वो चीज मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखो, आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ओके, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, मींस उस फ्लूइड का मास डेंसिटी, है ना। इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इनटू कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, न्यू ऐसे लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये जो अपरेंट विस्कोसिटी था ईडी का नीटा, इसको हम लिख सकते हैं मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू समथिंग अपस्लाइन, लाइक अपस्लाइन, ओके, अपस्लाइन, इसको आप लिख सकते हो। अब ये जो अपस्लाइन है इसको आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? इट इज काइनेमेटिक ईडी विस्कोसिटी, ईडी विस्कोसिटी। ओके, सो हम जो एक्सप्रेशन लिखे हैं टोटल शियर स्ट्रेस का, ओके, उसमें डायनामिक विस्कोसिटी की जगह रो एफ इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड अपरेंट विस्कोसिटी की जगह रो एफ इंटू ईडी विस्कोसिटी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको ये एक्सप्रेशन कभी कभी देखने को मिलेगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होना आप, समझ में आया? सो अब तक आपको ये तो पता चल गया कि बोजिनेस साहब ने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो में, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अपरेंट विस्कोसिटी एंड नॉट द डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे और एक चीज बात थी कि ये जो ईडी विस्कोसिटी है या फिर अपरेंट विस्कोसिटी है, इसकी जो वैल्यू है ये भी वेरी करती है, ये कांस्टेंट भी नहीं है इन फ्लो, इसकी वैल्यू फ्लो में कांस्टेंट भी नहीं है। इसलिए बोजिनेस साहब को इसकी वैल्यू को निकालने में बहुत परेशानी आई, इसलिए वो लास्ट में निकाल ही नहीं पाए।
ओके मतलब एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब बताओ फिर कितना एनालिसिस करोगे, है ना? किसी एक सेक्शन के लिए तो चलेगा, लेकिन हमको तो ऑन ए लार्ज स्केल इसकी एप्लीकेशंस देखनी है, तो ओवरऑल फ्लो का हमको चाहिए ना, है ना? सो ओवरऑल फ्लो में एक जैसी वैल्यू रहे, ठीक है, शियर स्ट्रेस की, तो फिर हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन पे ईडी विस्कोसिटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू आएंगे फिर, समझ रहे हो? तो कैलकुलेशंस बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इस थ्योरी को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया। समझ में आई बात? इस थ्योरी को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया, सो और उतना ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं लाया गया। बस ये कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछी जाती है, बताना पड़ा, बता दी। और इन्हीं कंसेप्ट्स को जब आप लिंक अप करके आगे समझोगे, ओके, तब एक बेसिक आपका डेवलप होगा। ओके, so since this remain undetermined, okay, and the value of, आगे लिखिए, and the value of, इसको नोट बना के लिख लो कहीं लिखना है तो, या फिर ध्यान में रहेगा तो रहेगा, and the value of neta vary point to point in flow. Hence this theory is not much of use, is not of much use, ऐसे लिखिए, ठीक है? और ये थ्योरी किससे संबंधित है? टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं, समझ में आया? क्या निकाल रहे हैं? टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं। नाउ तो इसी होड़ में दूसरे वैज्ञानिक आ गए, सेकेंड, उनका नाम था रेनॉल्ड्स, और उन्होंने अपना एक थ्योरी प्रेजेंट किया जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स थ्योरी। हर जगह अपना प्रेजेंस ये दिखाने की कोशिश करते हैं रेनॉल्ड्स साहब, लिमिनार फ्लो में तो पूरा इन्हीं का दबदबा है। तो ये आ गया रेनॉल्ड्स थ्योरी। इनका कहना था कि जो मींस यहाँ पे इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो जो आपका शियर स्ट्रेसेस होगा वो क्या होगा? इट विल बी टाउ टाइम्स जो भी फ्लूइड है उसका मास डेंसिटी रो एफ इंटू दो तरह की वेलोसिटी u बार इंटू v बार, ठीक है? ये उन्होंने एक फाइनल एक्सप्रेशन उन्होंने प्रेजेंट किया। नाउ लेकिन ये u बार एंड v बार क्या है वो नहीं बता पाए, वो निकाल नहीं पाए। मतलब उन्होंने जो सोचा था ठीक था, लेकिन इस चीज को वो कैलकुलेट नहीं कर पाए फिर से। तो ये थ्योरी फिर उनकी यहीं पे आधा अधूरा रह गया। ओके, सो ये u बार v बार रिमेन अनडिटरमाइंड। ओके, तो ये यहाँ पे अनडिटरमाइंड रहेगी। तो ये अनडिटरमाइंड रहेगी तो ये थ्योरी भी उतना काम में नहीं आने वाली थी फिर, लेकिन इस थ्योरी में दम था, ठीक है? इस थ्योरी में दम था, और रेनॉल्ड्स साहब का जो वर्क था, काम था, इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया बाय अनदर साइंटिस्ट नेम्ड एज प्रेंडेटल। ओके, बाय अनदर साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? प्रेंडेटल, और उन्होंने फिर से अपना एक थ्योरी लेके आ गए। ओके, और उनका थ्योरी क्या था? उनका थ्योरी में यही था कि रेनॉल्ड्स साहब ने जो चीज, जो वेलोसिटीज दो तरह के u डैश एंड v डैश को कैलकुलेट नहीं कर पाए, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये कैसे निकाला जाए, ये क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है? और वो उन्होंने जो अपना थ्योरी दिया उसमें फिर उन्होंने ये तो बताया कि ये कैसे निकालेंगे u डैश v डैश, लेकिन उन्होंने एक और नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस पैरामीटर को अगेन वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो उनका जो काम था उनको फिर अनदर एक साइंटिस्ट ने कैरी फॉरवर्ड किया जिनका नाम था वॉन कारमान। तो उन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया। ओके, और वहां से जो रिजल्ट मिलेगा शियर स्ट्रेस का, उसी को यूज करके हम वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप करेंगे, फिर हम पूरा टर्बुलेंट फ्लो को एनालिसिस करेंगे। समझ में आ रही है हम कहां से आपको पढ़ा रहे हैं?
समझ में आया? जड़ बता रहे हैं, रूट। सो आप अगर ईएस के लिए, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो, देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये सब चीजें इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया तो क्या करोगे? एक्सप्लेन करना है ना चीजों को, डिफरेंट थ्योरीज को। ओके, सो चलिए सब्जेक्ट पे बने रहते हैं, पकड़ जमाए रहते हैं। तो हम कहाँ थे? रेनॉल्ड्स थ्योरी, रेनॉल्ड्स साहब का बात कर रहे थे। वेल, ये यू डैश वी डैश क्या है, चलिए बताते हैं। वेल, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। सॉरी, अभी वो कुकर की सीटी की आवाज आ रही होगी, एक्चुअली आई एम एट होम। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर, ये साल का एंड है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो आप सभी को गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो एंजॉय करिए, लास्ट डे है ईयर की। I am also enjoying by preparing a content for you, by developing a content for you. It's my hobby. Well, Reynolds theory. तो tau equal to, ओके, तो हम यहाँ पे क्या चर्चा करने वाले थे आगे? U डैश और V डैश क्या है? तो देखो, ये रेनॉल्ड्स साहब ने अपने आप में ही एक बहुत बड़ी थ्योरी उन्होंने दे दी थी। आप जानते हो कि ये जो है, ये एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रही होगी वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो हो रही होगी, है ना। फिर हो सकता है टर्बुलेंट फ्लो है, तो फिर ये जो डिफरेंट फ्लो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, है ना। तो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रही होगी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है, खास करके दो तरह का वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से फ्लो हो रही है, u, ओके, दिस इज u। एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जब कोई लोअर लेयर का फ्लूइड पार्टिकल जाके ऊपर वाले किसी लेयर से टकराता है, तो ये वर्टिकल लेयर में भी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक मोशन है। तो दिस इज v, दिस वेलोसिटी इज v। ओके, एंड ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इस तरह से घूम रहा है फ्लूइड, ओके, ये इस तरह से घूम रही है। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इसे हम कहते हैं ईडी। इसे ही क्या कहते हैं? ईडी, ईडी। ओके, नाउ अब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, ये मान लो कि अब इस तरह का ये जो है, ये बिहेवियर है, और इस तरह का बिहेवियर एक टर्बुलेंट फ्लो में हो रहा है, और वो टर्बुलेंट फ्लो एक पाइप के थ्रू से हो रही है। ठीक है, एक टर्बुलेंट फ्लो में हो रहा है और वो टर्बुलेंट फ्लो एक पाइप के थ्रू से हो रही है, और उस पाइप का हम एक कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर एनालिसिस करेंगे। रेनॉल्ड्स साहब ने वही किया, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे उन्होंने एनालिसिस की, और उन्होंने ये देखा कि एक लेयर, लोअर लेयर से अपर लेयर में फ्लूइड पार्टिकल जा रही है, वहां से टकरा रही है, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है, ईडी डेवलपमेंट हो रही है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन है। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब उन्होंने चेक किया, तो उनको ये पता लगा कि यहाँ पे वेलोसिटीज में फ्लक्चुएशन भी है। मान लो कि कोई फ्लूइड पार्टिकल लोअर लेयर से अपर लेयर में गया एट सम टाइम t इक्वल टू t1 विद सम वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ये मान लो क्रॉस सेक्शन हमने सिलेक्ट कर रखा है, पाइप में देखिए, पाइप हियर, इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन, सो फोकस। सो एट टाइम t इक्वल टू t1, वेलोसिटी v, मतलब जो ed अपवर्ड गई, ओके, या फिर जो लोअर लेयर से अपर लेयर में जो फ्लूइड पार्टिकल ने ट्रेवल किया, ओके, उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी समथिंग 3, लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। और v डायरेक्शन में सेम टाइम जो वेलोसिटी थी, ओके, सॉरी, u डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इट इज समथिंग 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, at that particular cross section only. Again after some time at some interval, मान लो 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो एट डिफरेंट टाइम इंटरवल उन्होंने एनालिसिस थोड़ा ज्यादा परफेक्ट, उन्होंने बहुत क्लोज टाइम इंटरवल कंसीडर किए थे, जैसे कि आधे सेकंड का, ओके, मतलब आधे सेकंड बाद रीडिंग लेते थे वो, आधे सेकंड बाद। उन्होंने काफी क्लोज टाइम इंटरवल कंसीडर किया था। आप 1-2 कंसीडर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ओके, एक्यूरेसी कितना आपको चाहिए रिजल्ट की। तो उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल कंसीडर किया, फिर देखा कि वेलोसिटीज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं,
वेलोसिटीज में क्या आ रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं दोनों वेलोसिटीज में, मतलब टाइम t इक्वल टू t2, लेट्स सपोज ये इंटरवल t1 t2 बहुत क्लोज इंटरवल है, 1 सेकंड की इंटरवल है लेट्स सपोज, उन्होंने देखा ये जो वर्टिकल वेलोसिटी ये चेंज हो गई है, ये v1 से मतलब ये 3 मीटर से मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड हो गई, या बढ़ गई या कम गई, जो भी हुआ होगा, इधर मान लो u हो गया आपका 6 मीटर पर सेकंड ऐसा, ओके, बढ़ सकता है कम सकता है, क्योंकि देखो इरेगुलर बिहेवियर है इसमें, फ्लक्चुएशंस का मैंने आपको बताया था, इट फ्लक्चुएट इन इरेगुलर वे, वो बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स उन्होंने पाए। तो ये जो वेलोसिटीज में फ्लक्चुएशंस है, तो उन्होंने फिर अपने एनालिसिस के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लिया, और उस ओवरऑल टाइम को उन्होंने डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले लिए, रीडिंग्स ले लिए। अब मतलब v के एंड u के दोनों के रीडिंग्स ले लिए, मतलब वर्टिकल फ्लो के और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज के दोनों के रीडिंग ले लिए। अब रीडिंग लेने के बाद उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, मतलब ये ध्यान रखना है क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सेक्शन आपका वही है, ठीक है, ये टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या चेंज हो रहा है, टाइम, ओके, टाइम के साथ आपको डिफरेंट रीडिंग मिल रही है, मतलब वहां पे वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा है, टर्बुलेंस के कारण और डिस्टरबेंसेस के कारण फ्लो वेलोसिटीज में, फ्लो पैरामीटर में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपने ले लिया, फिर उन्होंने क्या किया, इन वैल्यूज का मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एंड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल मीन से कितना डेविएशन है वो कैलकुलेट कर लिया, मीन से कितना डेविएशन है वो कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल जो भी आपका वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं u1, इसे कहेंगे v1, इसे कहेंगे v2, ऐसा है ना। तो v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, इसको आप मीन इसका निकाल लो, v1 प्लस v2 बाई 2, इस तरह से इसका मीन निकल जाएगा समथिंग, है ना। अब आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो उसको हम लेट्स सपोज डेविएशन को कहते हैं v डैश, और वो v डैश विल बी इक्वल टू, ओके, v माइनस v मीन। सिमिलरली आप u डैश निकालोगे तो u डैश विल बी इक्वल टू u माइनस u मीन, क्लियर है, ओके। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी, ये v डैश ये क्या है, दीज आर दी मींस फ्लक्चुएशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, मतलब मीन से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वेलोसिटी आपका, ओके, एवरेज से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वो चीजें हैं, ओके। सो इन्हीं को कंसीडर करके फिर रेनॉल्ड्स साहब ने अपना थ्योरी को प्रेजेंट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी टाउ विल बी इक्वल टू द मींस मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो एफ इनटू u डैश इनटू v डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो u डैश इनटू v डैश है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कन्वेंशन क्वेश्चन आ सकती है, ओके। सो ये जो u डैश इनटू v डैश है, ये एक्चुअली क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है u डैश इनटू v डैश को, ये इसको एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज द, इट इज द, इन दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो इट इज द टाइम एवरेज of the product of fluctuating velocity components u dash and v dash, ओके। और इनकी जो प्रोडक्ट होती है ये जनरली नेगेटिव होती है, दिस इज जनरली नेगेटिव, इट दिस प्रोडक्ट इज जनरली नेगेटिव, ओके। सो लास्ट में शियर स्ट्रेस बताने के लिए हम मोड ले लेते हैं, मोड, ताकि वो जो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, समझ में आया, क्लियर है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके। तो इसको कैसे निकालेंगे फिर तो इसको निकालने का तरीका वही है जो आप निकालोगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, जो आप u डैश एंड v डैश निकालोगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एक टेबल बना के कैलकुलेट करोगे, इनको निकालने के बाद फिर इनका प्रोडक्ट ले लोगे, u डैश इंटू v डैश का प्रोडक्ट ले लोगे, ठीक है।
आप ये प्रोडक्ट ले लोगे। सो प्रोडक्ट ले लिया तो ओवरऑल प्रोडक्ट लेने के बाद उनका प्रोडक्ट का सम कर देना है, सम ऑफ दैट प्रोडक्ट u डैश इंटू v डैश। इस प्रोडक्ट का जब सम कर देंगे, इन सम को नंबर ऑफ टाइम इंटरवल से आपको डिवाइड कर देना है बस। नंबर ऑफ टाइम इंटरवल कहने का मतलब जितना भी आप ऑब्जर्वेशंस लोगे, मतलब एक तरह का टाइम एवरेज है ना ये, तो नंबर ऑफ टाइम इंटरवल कितना है। ओके सो सो ये जो आप u डैश इंटू v डैश जो एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल में यूज करोगे, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ u डैश इंटू v डैश बाय नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल या फिर ऐसे कह लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी को आपको यूज करना है। क्लियर है? तो रेनॉल्ड्स थ्योरी ये थी। और एक बात इसी थ्योरी में, अगर हम इफ वी कंसीडर द लेमिनार शियर स्ट्रेस या फिर विस्कस शियर स्ट्रेस, तो फिर जो टोटल शियर स्ट्रेस था उसका इक्वेशन कैसा बनता? टोटल शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन बनता वो बनता एज म्यू टाइम्स du बाई dy माइनस रो इंटू v डैश इंटू u डैश। v डैश u डैश कैसे निकालना आपको पता ही है। और यहाँ पे नेगेटिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जनरली अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली ये जो प्रोडक्ट होती है u डैश इंटू v डैश की वैल्यू जनरली नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव ही लिखते हैं। जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगी उसमें हम फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे जब, तो वहां पे हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। वो भी कब? जब हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, किसे? लेमिनार वाले पार्ट को, विस्कस शियर स्ट्रेस वाले पार्ट को। इसे हम जनरली इसलिए भी नेग्लेक्ट करते हैं इन टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में जो विस्कोसिटी की जो इफेक्ट होती है ना, वो जनरली एट बाउंड्रीज ओनली इफेक्टिव रहती है, प्रिवेल करती है। लेकिन फार फ्रॉम बाउंड्री, ओके, इन फ्लो जनरली द ईडी, ओके, ईडी विस्कोसिटी का डोमिनेंस ज्यादा रहता है ना। इसलिए केवल बाउंड्री पर ही विस्कोसिटी का इफेक्ट थोड़ा मोड़ा रहता है। ओके, जो भी रहता है थोड़ा रहता है, तो लेमिनार से ज्यादा रहता है लेकिन रहता है। ओके, विस्कोसिटी का इफेक्ट रहता है। सो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वाले पार्ट को, और हम ईडी वाले पार्ट को ही कंसीडर करते हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा ये बाउंड्री वाली बात। वेल चलिए अब बढ़ते हैं प्रेंडेटल थ्योरी की ओर। तीसरा थ्योरी अपना प्रेंडेटल। इन थ्योरीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। हम आराम से पढ़ा रहे हैं, सब चीजों को लिंकअप करते हुए, जितने भी चीजें आपको समझा पाऊं समझाते हुए हम पढ़ा रहे हैं। देखो, रेनॉल्ड्स थ्योरी फेल क्यों हुआ? फेल नहीं हुआ एक्चुअली, इन्होंने इतना काम करके छोड़ दिया। इन्होंने u डैश v डैश को कैलकुलेट करना भी बताया, लेकिन प्रेंडेटल साहब को इनका तरीका ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया, तो इन्होंने और एक नया अप्रोच लेके आ गए। समझ में आया? ओके, इन्होंने फिर एक नया अप्रोच लेके आ गए, और इनका जो अप्रोच था उस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि u डैश एंड v डैश जो है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है, इट इज l गुना वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy। ओके, u जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी सेक्शन है वहां पे जो वेलोसिटीज हम कंसीडर करेंगे, बहुत सारे वेलोसिटीज, ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के। ओके, दिस इज l गुना du अपॉन dy। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन हो सकता है, जो भी डायरेक्शन हो सकता है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस का वेलोसिटी कंपोनेंट देख रहे हैं। ओके, सो ये होता है इतना। अब ये सब तो आपको पता है, u क्या है, v डैश क्या है, du अपॉन dy क्या है, ये सब तो आपको पता है। ये l क्या है, एक नया पैरामीटर यहाँ पे आ गया, और इस l को कहा जाता है मिक्सिंग लेंथ।
मिक्सिंग लेंथ। अब ये मिक्सिंग लेंथ क्या है, इसे लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। मिक्सिंग लेंथ लिखिए इज द लेंथ और डिस्टेंस traveled by a fluid particle in jumping from one layer to another layer till it attains the velocity of that new layer. The velocity of that new layer. ओके, ये है मिक्सिंग लेंथ। नाउ अब चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब, सर्दी वर्दी हो गया, गला फंस गया, ठंड की मौसम है। जनवरी का लास्ट डे, सॉरी दिसंबर का लास्ट डे है 2020 की। सो आई एम हियर विथ यू विथ सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये मान लो कोई पाइप है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रही है, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स फ्लो कर रही हैं। जैसे कि ये कोई एक फ्लो लेयर है, ये एक फ्लूइड लेयर है जो फ्लो हो रही है, ये भी एक फ्लूइड लेयर है जो फ्लो हो रही है। ये सारे बहुत सारे लेयर्स हैं जो फ्लो हो रही है। ओके, ये भी एक फ्लूइड लेयर है जो फ्लो हो रही है, ऐसा। ओके, सो लेट कि at some distance y above the pipe, at some distance y above the pipe एक फ्लूइड लेयर है, y above the pipe एक फ्लूइड लेयर है, ठीक है। इस फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी है, मान लो जो भी है, इसका वेलोसिटी है, मान लीजिए इस फ्लूइड लेयर का है वेलोसिटी v0, इसका है v1, इसका v2, इस तरह से। इस फ्लूइड लेयर का मीन वेलोसिटी v3 है, इस तरह से। या फिर u1, u2, u3 जो भी है। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी u। हमें जनरली वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए v सिंबल से रिप्रेजेंट करती है, v अल्फाबेट से, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि यह टर्बुलेंट फ्लो है, यहाँ पे ईडी डेवलपमेंट होगा, ओके, तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में भी फ्लो होगी। तो हो सकता है कि ये जो लेयर 1, ओके, लेयर 1 मतलब ये वाले, ये इस वाले लेयर का हम बात करें जो ब्लैक सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लेयर 1 का जो फ्लूइड है, ठीक है, इसका फ्लूइड पार्टिकल ये जंप करके लेयर 2 के फ्लूइड पार्टिकल से इंटरेक्ट कर जाए, ओके। तो इस चक्कर में एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और अब ये वाला जो यहाँ से जो लेयर 1 में जो फ्लूइड पार्टिकल था, चूंकि वो लेयर 2 के फ्लूइड पार्टिकल से मिक्स हो चुका है, तो उसका जो वेलोसिटी है, अब वो लेयर 2 का जो वेलोसिटी है वो अटेन कर चुका होगा। तो ये जो लेंथ उसने जंप किया उस फ्लूइड पार्टिकल ने, ओके, इन डूइंग सो, ओके, दिस लेंथ व्हाट ही हैव जंप्ड, मतलब ये ओवरऑल दिस लेंथ, ओके, जो उसने जंप किया, दिस लेंथ इज कॉल्ड L एंड दिस इज ओनली द मिक्सिंग लेंथ। समझ में आई बात? दिस लेंथ इज कॉल्ड L एंड दिस इज ओनली द मिक्सिंग लेंथ, ओके, यही है वो मिक्सिंग लेंथ। अब ये जो L है, L, इसके बारे में एक नई बात और है, इसके बारे में एक बात लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन the roughness of pipe also, roughness of pipe surface, ओके, मतलब ये पाइप है, इसकी सरफेस कितना रफ है,
इस चीज पर भी डिपेंड करती है। ओके, सो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और फाइनली जो बात हुई, प्रेंडेटल साहब ने बहुत कोशिश किया बट एल का सही कैलकुलेशन नहीं बता पाए कि एल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एल रिमेन अनडिटरमाइंड अगेन। जस्ट ए मिनट, सॉरी। ओके, तो ये थ्योरी फिर उतना काम का नहीं आया, लेकिन इन्हीं के जो वर्क था, इन्हीं के वर्क को आगे एक नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने सॉल्व किया। चौथे वैज्ञानिक जो आए उन्होंने सॉल्व किया और उनका नाम था वॉन कारमान। ओके, इन्होंने सॉल्व किया और इन्होंने कहा कि ये जो एल है इसको k गुना y करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। k गुना y क्या है, y आपको पता होगा, y हमने इससे पहले आपको बताया था। y इस डायग्राम में देखिए, y के बारे में हमने बताया था। y इज फ्रॉम बॉटम ऑफ द पाइप, एक हाइट ले रहे हैं, सम हाइट h, सॉरी सम हाइट y। ओके, कोई एक फ्लूइड लेयर को कंसीडर कर रहे हैं जहां से पार्टिकल नेक्स्ट एबव लेयर में, नेक्स्ट हायर लेयर में जंप किया है। ओके, दैट इज y, दैट हाइट इज y। समझ में आया? तो वॉन कारमान ने कहा कि L होगा k इंटू y। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेर उन्होंने ये चीज भी सॉल्व कर दिया, वेर k इक्वल टू, इसका वैल्यू भी दे दिया, इसको बताया उन्होंने 0.4। और ये k क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। उन्होंने ये कहा कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू किसी भी परिस्थिति में टर्बुलेंट फ्लो के एनालिसिस में इतना ही लिया जाएगा, चाहे जो कोई भी समय हो, कोई भी वक्त हो। ओके, इतना ये इसका वैल्यू, k का वैल्यू 0.4 ही कंसीडर किया जाएगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट कह दिया उन्होंने डायरेक्टली, या फिर और इसको हम एज कारमान कांस्टेंट भी कह सकते हैं, अपना नाम भी तो देंगे, कारमान कांस्टेंट हम कह सकते हैं। खैर, लेकिन उन्होंने काम जितने भी ये सारे वर्क किए, दिस वर्क आर रियली वेरी हाई लेवल वर्क। उनका जो माइंड का एनर्जी रहा होगा जब उन्होंने ये सब चीजों को सोचा होगा, इतना डिटेल में, इतना माइन्यूट लेवल पे, है ना, तो समझ सकते हैं आप उनका ब्रेन का पावर को। वेल, थैंक यू वॉन कारमान। ओके, तो L इक्वल टू k इंटू वाई, तो k इक्वल टू 0.4, तो और ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर कारमान कांस्टेंट। तो सॉल्व हो गया, तो L का वैल्यू क्या है, 0.4 इंटू वाई। समझे, L का वैल्यू क्या हुआ, 0.4 इंटू वाई। तो ये सारे थ्योरीज थे। तो अब चलिए एनालिसिस करते हैं और आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ओके, सो एनालिसिस। तो ध्यान रखिए, यहाँ अब तक हमने आपको टोटल 4 साइंटिस्ट के बारे में बताया, उनके 4 डिफरेंट थ्योरीज के बारे में। तो इनको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म इसका बना सकते हैं, BRPK। ओके, बोजिनस, रेनॉल्ड्स, प्रेंडेटल, कारमान। ओके, BRPK। ओके, इसको एब्यूजिवली मत लीजिएगा, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग BRPK। ओके, सो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो अब हमें पता चल गया है L इक्वल टू 0.4y होगा। सो हमें ये पता चल गया कि U डैश इक्वल टू जो होगा V डैश, इनकी वैल्यूज क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0.4y du, सॉरी U डैश, इनकी जो वैल्यूज है ये इनके बराबर नहीं होंगे। U डैश कॉमा U डैश कॉमा V डैश, इन दोनों के एक्सप्रेशन इस तरह के होंगे। ओके, 0.4y इंटू du अपॉन dy, ये। ओके, ये एक्सप्रेशंस हमें अभी पता चला है। अब हम रेनॉल्ड्स साहब का जो कॉन्सेप्ट था, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, इट विल बी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू U डैश V डैश। So tau equal to rho
एफ इंटू 0.4 टाइम्स वाई डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट दिस शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। अगर बेसिक एक्सप्रेशन पूछा जाए शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो का तो क्या होगा? दिस विल बी द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर अपन थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। देखिए तो ये टाउ अपन रो अगर मैं कर दूं तो ये इधर मेरा क्या बचेगा फिर 0.4 y डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडर रूट टाउ बाई रो रो एफ मतलब रो फ्लूइड। समझ जाइए, मिस भी हो सकता है कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना, फ्लूइड के बारे में ही बात हो रहा होगा। ओके 0.4 टाइम्स वाई डी यू अपॉन डी वाई ये लिख दिए। अब ये जो पैरामीटर है टाउ अपॉन रो एफ, ठीक है, इसे हम किसी और नाम से भी जानते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अनदर सिंबल जो कि होगा V स्टार। ओके, एंड व्हाट दिस V स्टार इज, इट इज इक्वल टू शियर वेलोसिटी। शियर वेलोसिटी ये एक तरह का वेलोसिटी है। ओके, इसे हम कहते हैं शियर वेलोसिटी। सो हम फाइनली देख पा रहे हैं कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है एक इक्वेशन जैसा कुछ डेवलप हो रहा है कि शियर वेलोसिटी इक्वल टू इन टर्बुलेंट फ्लो 0.4 टाइम्स y du अपॉन dy। ओके, सो du हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनानी है, तो du इक्वल टू v स्टार अपॉन 0.4 du अपॉन सॉरी 0.4, अब क्या बच जाएगा फिर, तो dy अपॉन y, dy अपॉन y ये बचा। सो अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू u du इक्वल टू, अभी देखो 1 बाई 0.4, 1 बाई 0.4 इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई 0.4 को इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू वी स्टार, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने लिख दिया 2.5 वी स्टार। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y dy बाई y। तो सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को सिंपल मैथमेटिक्स से तो आपका क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 2.5 वी स्टार, ओके, ln y log नहीं ln y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपको रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, जब इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। अब ये जो c है, ओके, इसको अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, इसको आप कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रफनेस ऑफ द पाइप। हमने बताया था रफनेस, पाइप का रफनेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है टर्बुलेंट फ्लो में। तो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसको हम बाय रफनेस ऑफ पाइप, ओके, हम वी विल कैलकुलेट दिस c वैल्यू। तो लिख लीजिए आगे, नाउ c, ओके, इंटीग्रेशन कांस्टेंट will be found using the roughness of the surface, the roughness of the pipe surface। ओके, सो हेडिंग बनाइए, इसी में मतलब एक छोटा सा हेडिंग सब टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। तो हम एक पाइप कंसिडर करेंगे। ओके, एक रफ पाइप है, रफ पाइप। सो इसकी जो सरफेस है ये रफ है एक्चुअली।
ओके, सो इसकी जो सरफेस है ये एक्चुअली में रफ है। सो लेट्स सपोज कि मैं इसका ये लोअर वाले पोर्शन का एक मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, इसका एक मैग्नीफाइड इमेज अगर मैं बनाऊं तो ये आपका पाइप का बॉटम, दिस इज योर बॉटम ऑफ पाइप या फिर बॉटम लाइन ऑफ पाइप, बेस ऑफ पाइप, और इसके ऊपर का जो सरफेस रफनेस है ये कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से कुछ इसके ऊपर का सरफेस रफनेस है। ओके, सो ये कहना है कि एट y इक्वल टू 0, y मतलब हम बॉटम ऑफ पाइप से लेंगे ना, यहां से लेंगे। ओके, सो यहां से मेजर करते हैं हम y, दिस इज योर y मेजरमेंट। तो y इक्वल टू 0 मतलब जस्ट एट दिस पॉइंट, जस्ट एट बेस लाइन ऑफ द मींस पाइप। ओके, यहां पर आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो u इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में यहां पर 0 नहीं होती है, बट एट सम हाइट y dash, okay, let's suppose this is the height, okay, this is the height y dash, okay, from the base of the pipe y dash, where the maximum fluid particle, सुनना मेरी बात को, where the maximum fluid particle have velocity u equal to 0, okay, ये मैक्सिमम फ्लूइड पार्टिकल have zero velocity। समझ में आई बात? तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है, ओके, जिसको यूज करके हम उस इक्वेशन में जो अभी हमने डिराइव किया था उसमें हम डालेंगे, फिर हम c का वैल्यू उसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। चलिए इस चीज को करते हैं। सो लिखिए एक्चुअली एट y इक्वल टू 0, u नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये क्या है, दिस इज बेस लाइन ऑफ पाइप, बेस लाइन, ओके, या फिर बॉटम लाइन, बेस लाइन। ओके, सो लेट एट y इक्वल टू y डैश मैक्सिमम फ्लूइड पार्टिकल have zero velocity, ओके, सो जो आपका रिजल्ट बना, सो क्या बना, एट y इक्वल टू y डैश u इक्वल टू 0। तो चलिए इसी को उस इक्वेशन में फीड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो 0 इक्वल टू 2.5 v स्टार ln y डैश प्लस c हम लिख सकते हैं। तो c इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस 2.5 v स्टार ln y डैश, ये निकल के आ गया आपका c का वैल्यू। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, तो वेलोसिटी का इक्वेशन बनाते हैं। तो u इक्वल टू हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं 2.5 v स्टार ln y माइनस 2.5 v स्टार ln y डैश। इसको अगर रीअरेंज करें इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं u अपॉन v स्टार को कॉमन निकाल के नीचे डिनोमिनेटर में लेते आए, इक्वल टू 2.5 को भी कॉमन निकाल लेंगे, 2.5 को भी कॉमन निकाल लेंगे, फिर ये ln को log में कन्वर्ट कर देंगे। तो ln को log में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, log 10 में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू 2.303 log 10 ब्रैकेट में y अपॉन y डैश लिख सकते हैं क्या, ओके। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके, ये वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ये जो u है ये क्या है, लोकल वेलोसिटी,
इसको लोकल वेलोसिटी कहा जाता है। और ये वी स्टार को तो आप पहचानते ही हो, ये शियर वेलोसिटी है, शियर वेलोसिटी माने कि रूट अंडर टाउ नॉट बाई रो, मतलब बाउंड्री शियर स्ट्रेस बाई मास डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, दिस इज योर शियर वेलोसिटी। और ये वाई डैश आपको पता ही है, डिस्टेंस फ्रॉम wall where maximum particle have zero velocity। ठीक है, दिस इज योर वाई डैश। सो हमारा जो रिजल्ट है, इक्वेशन फाइनल निकला, एक बार देख लें उसे, u अपॉन वी स्टार इक्वल टू, फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो 5.75 log 10 y अपॉन वाई डैश लिख सकते हैं। सो इसको ब्रैकेट में लिखिए। और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल इन टर्बुलेंट फ्लो। ये एक तरह का इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल इन टर्बुलेंट फ्लो। और जो आपका पाइप है जिससे ये फ्लो हो रही है वो रफ पाइप था, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का एक्सप्रेशन निकाला वो पाइप की सरफेस रफनेस को कंसीडर करके निकाला है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है, ये जो इक्वेशन निकाले हमने ये रफ पाइप के लिए है। इसी तरह स्मूथ पाइप के लिए भी होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ पाइप, वो भी बताएंगे। ओके, वहां पे और एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है निको राडसे। ओके, तो वहां पे उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उनका रिजल्ट्स बताएंगे, तो उन्हीं को यूज करके हम फिर स्मूथ पाइप में वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे। ओके, सो फिर उनका रिजल्ट को यूज करके फिर हम रफ पाइप में वेलोसिटी प्रोफाइल को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है ओके वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे। अगले वीडियो में जो कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्मूथ पाइप। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल आ रही है, इसमें देखो इक्वेशन में लॉग आ रही है, मतलब जो मैंने एक बात बोली थी लोगैरिथमिक, वो वाली बात प्रूव हो गई। यहाँ पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो लोगैरिथमिक होती है। ठीक है, वो बात यहाँ पे प्रूव हो गई। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग हम पढ़ाते हैं। ओके, आपको इन डेप्थ कंसेप्ट आपको मिलेंगे, प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाइए। ये जो भी कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, इट इज ऑल कंप्लीटली मींस फुल पैकेज है। ऐसा मान लो फॉर एसएससी जेई, ईएससी, गेट, ओके, स्टेट ए, स्टेट जेई, दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़िए बस, नोट्स बनाइए। वेल, आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ओके, अभी 7 जनवरी तक हमारे चैनल पे ऑफर चल रही है फॉर एनरोलमेंट इन पेड कोर्सेज। यू कैन एनरोल इनटू आवर पेड कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज एंड full package. You can enroll at rupees 3,999 only. So good luck, wish you all advance happy new year. So next video will be uploaded soon.